हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, मतलब है कि इसमें कौन कौन से तरंगे शामिल होती है और इनका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, वेवलेंथ का रेंज क्या है। हालांकि आप लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज आपकी किताब में एनसीईआरटी की दिया है, उससे आप तो लिखेंगे ही कि उसमें साफ साफ बताया है कि फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है और साथ में ही वेवलेंथ का रेंज भी दिया है, किताब में साफ साफ दिया हुआ है। ये किताब में यहाँ पे ये देखिए, ये तरंगदैर्घ्य का रेंज दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी का, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में कुछ लिखवा देंगे। और आज जो है हम इससे रिलेटेड जो है कुछ ये लॉस टॉपिक है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और 4-5 सवाल हैं जिसमें 4 सवाल लगाने के बाद इनके बारे में, सारी तरंगों के बारे में बताएंगे कि कौन किसने खोजा, कब खोजा, किससे प्राप्त की जाती हैं, इनका आवृत्ति रेंज कितना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम 2-4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके बाद उसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है किताब का ही है, एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं। फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, सवाल तो इसी में है। ठीक है, समझाना है। इसमें लिखा है कि 25 मेगाहर्ट्ज लिखा है, क्वेश्चन है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग, आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। अंतरिक्ष में किसी विशिष्ट बिंदु पर, अंतरिक्ष में, स्पेस में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका E जो है कितना है, 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर है। तो इस बिंदु पर B का मान क्या है, बिंदु पर B का मान क्या है, इसका हल देखना। तो हम जानते हैं कि हमें उस J पोजीशन का मतलब है कि ये वाई डायरेक्शन में है, अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, तो कह रहा है इस बिंदु पर V का मान कितना है, V का, तो B और E के परिमाण जो है एक दूसरे के निम्नलिखित समीकरण द्वारा आप जानते हैं कि E और बटे B इक्वल टू C होता है। इसके मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब ये जो दिया है ना, इसके शिखर मान है एक तरह से। ठीक है, या शिखर मान भी हमने पीछे बताया था कि E नॉट बटे B नॉट बराबर C है, या E बटे B इक्वल टू C है ना, ये जानते हैं हम। तो यहां से अगर हम देखें तो B अगर हमको चाहिए तो E बटे क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा, B अगर चाहिए तो E बटे C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम यहां से निकालना चाहें तो हमें E, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E है 6.3 और 3 इसकी वैल्यू होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका तो मात्रक टेस्ला होता है। 3
3 दूना 6, 3 एकम 3 गुणे 10⁻⁸ टेस्ला। ये आएगी v की वैल्यू। अब देखिए ई y के डायरेक्शन में है और वो x के दिशा में गतिमान है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो जा रही है किस दिशा में, जैसे कहने का मतलब है कि एक चीज आप नोट में लिख लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो दिशा होती है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में होती है। मतलब है कि इन दोनों के लंबवत, ई क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को रखने वाले तल के लंबवत होती है। तो जाहिर सी बात है कि तीनों परस्पर लंबवत होती है, तो ये y डायरेक्शन में है, वेव x डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है v कितना होगी, z डायरेक्शन में होगी। v कितना होगी, z डायरेक्शन में। z आएगा कैसे, इसको अगर हम वो दें, e को अगर हम x में ले लेते हैं तो x का i कैप होता है, b का j कैप होता है, तो i क्रॉस j क्या होता है, k कैप, मतलब z डायरेक्शन में है ना। इसे आप निकाल सकते हैं, इस डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां से i कैप, ये j कैप है और k कैप, मतलब i क्रॉस j मतलब k क्रॉस i मतलब j, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और इसको उलट देंगे तो ही माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की जो दिशा होती है a क्रॉस b की दिशा में होती है, ये तो याद रखना। मतलब अगर ये x डायरेक्शन में, ये y, तो i क्रॉस j, तो वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, z डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ ये y डायरेक्शन में है और तरंग जो है x डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है ये किस डायरेक्शन में होगी, z डायरेक्शन में होगी। और कितना होगी ये, 10⁻⁸ k कैप जी, ठीक है। और यहाँ आगे टेस्ला लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, आपके किताब में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये के क्रॉस कैसे आया। कहने का मतलब क्या है कि तरंग जो है वो x डायरेक्शन में है, मतलब i कैप, और ये e जो है क्रॉस j है, तो जाहिर सी बात है b किस में आएगा, i क्रॉस j मतलब k, और j क्रॉस k मतलब i कैप है ना, और k क्रॉस i मतलब j कैप। ये होती है डायरेक्शन। तो इन दोनों के लंबवत ही होती है, ई क्रॉस बी के दिशा में होती है, लेकिन खुद ही यहाँ पे वो x में है, ये y में, तो जाहिर सी बात वो z में होगी, ठीक। चलिए अब जैसे दूसरा सवाल है, किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र, किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। कितना है, 2×10⁻⁷, ठीक है। साइन, यहाँ टेस्ला दे रखा है, साइन ये दिया है 0.5
बड़े 10⁻³ और प्लस लगा हुआ है तो ये माइनस नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है, मतलब फील्ड की जो डायरेक्शन है, फील्ड की वाइब्रेशन की, वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है। ठीक है, 1.5 गुणे 10⁻11 स्मॉल t, यानी ये ω/t है। ठीक है, तो पता क्या करना है, पता इसमें करना है कि ये है कि तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य क्या है, और बी है विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। विद्युत क्षेत्र के लिए क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में, तो बाकी तो ये वही रहेगा, बशर्ते उसको हमको E0 निकालना पड़ेगा, है ना, E0 निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं E0 कैसे निकलता है। तो पहले हम देखते हैं तरंग की आवृत्ति न्यू या f। तो पहले इसकी तुलना कर दें किससे, by को B0 साइन kx प्लस ω/t से ना। तो हमें क्या चाहिए, आवृत्ति चाहिए, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ओमेगा की वैल्यू 1.5 × 10⁻11 है, और ओमेगा बराबर होता है 2πf या न्यू, 2π न्यू 1.5 × 10⁻11। तो f चाहिए तो 1.5 × 10⁻11 अपान 2π की वैल्यू 3.14। ठीक है, और इसको जो हल किया गया है, किताब का आंसर दिया है, तो वो दिया है 3.9 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि ये 10⁹ होगा, है ना, अगर माइनस होता तो नैनो हो जाता, इसी को लिख सकते हैं ये गीगाहर्ट्ज, सिंपल। फिर पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो तरंग दैर्ध्य है ना, तो तरंग दैर्ध्य के लिए यहाँ पे तुलना करना होगा, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा चाहिए, लैम्डा, तो यहाँ से मिल सकता है k, और k की वैल्यू होती है, यहाँ पे देख लीजिए, k बराबर होता है 2π/λ, और लैम्डा बराबर हो जाएगा 2π/k, और यहाँ से तुलना करो तो k की वैल्यू क्या दे रखा है, ये kx ना, तो 2π का मतलब 3.1, और k की वैल्यू ये दे रखा है 0.5 × 10⁻3। ठीक, इतना दे रखा है ना मीटर में। तो इसको हल करके आप करेंगे तो आंसर किताब में दे रखा है 1.26 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप वेरी सिंपल, आप किताब में ये इस तरह का दिया। हालांकि एक चीज और बता दें यहाँ पे हम लोग, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसका बी पोर्शन निकालना है, तो ये विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक चाहिए। तो पहले एक चीज हम बता दे रहे हैं क्या है, ठीक है, और भी फॉर्म में ये दे सकता है। चलिए, जैसे कि इसको और भी फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है ना। अब जैसे ये बी वाई है, इसको लिख सकते हैं B0। चलिए, साइन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2π/λx, ये 2π
अपॉन टी स्मॉल टी। तो इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हालांकि हम जो यहाँ 2 पाई कॉमन ले लो तो x अपॉन लैम्डा और स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक फेज होता है काला, है ना। तो ये इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, और भी फॉर्म होते हैं, आप चेंज कर कर सकते हैं। 1 अपॉन टी को न्यू लिख सकते हैं, न्यू टी, है ना। और या आप ये भी जानते हैं कि v बराबर एन लैम्डा और या न्यू लैम्डा होता है कि नहीं। और 1 अपॉन टी को न्यू फ्रिक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, 1 अपॉन टी जो है न्यू होता है, न्यू कॉमन ले लेंगे। तो चेंज ऑन करके आप इसे भी और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस रूप में भी कभी कभी सवाल दिया रहेगा, हालांकि किताब में यही रूप दिया हुआ है। चलिए अब इसका दूसरा निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो सारी चीज तो वही रहेगी क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता है, ये तो वही रहेगा। फर्क क्या है, फेज दोनों का सेम होता है क्योंकि ये दोनों सेम मैक्सिमम होती है और सेम मिनिमम होती है। तो कला अंतर तो 0 होता है, मतलब जो कला इसका रहेगा वही कला विद्युत क्षेत्र के वेक्टर का भी रहेगा, जो विद्युत क्षेत्र कंपन का भी रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, केवल यहाँ पे वी ई नॉट, जैसे हमारा वी नॉट दिया हुआ है ये, तो हमें ई नॉट चाहिए। तो जानते हैं कि ई नॉट बटे बी नॉट इक्वल टू सी होता है। तो ई नॉट हो जाएगा बी नॉट सी। तो बी नॉट यहाँ से है 2 × 10⁻⁷ और ये है 3 × 10⁸ 8। तो ये हो जाएगा कितना वोल्ट पर मीटर में आएगा, 2 × 6 और ये मतलब 10 वोल्ट पर मीटर, या टेस्ला कहिए या इसको कहेंगे 60 वोल्ट पर मीटर। बस अब हमको, अब देखिए ये चीज़ है किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र वी वाई, देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि जो वेव है वो x डायरेक्शन में जा रही है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, x डायरेक्शन में जा रही है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का कंपन किधर हो रहा है, y डायरेक्शन में। ये बताना है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, ये बताएगा y डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है ये z डायरेक्शन में होगा। ठीक, क्योंकि तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसे हम लिखेंगे ई जेड ई नॉट साइन, इधर के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है। तो ई जेड, ई मान साइन है 60 है और के की वैल्यू है 0.5 × 10⁻³ x प्लस ओमेगा की वैल्यू 1.10⁻11 t। ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप इसे वोल्ट पर मीटर कह सकते हैं। ठीक है ना, टेस्ला नहीं, टेस्ला तो उसका मात्रा, सॉरी मैंने बोल दिया, इसका होता है टेस्ला, इसका होता है वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हालांकि आपके ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सवाल। ठीक, एक सवाल और है, लेकिन वो सवाल हमें लगता है कि थोड़ा सा उलझाऊ है, बोर्ड लेवल का नहीं है, और क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, तो उसमें इंटीग्रल करना है, डिफरेंशियल करना है, तो हमें इसलिए वो सवाल को नहीं लिया। हालांकि वो कोई लगने के लिए लग ही जाएगा, क्योंकि हमें बोर्ड लेवल का ही बताना है, तो इसलिए हमने उस सवाल को छोड़ दिया, क्योंकि वो चीज़ पढ़े नहीं हमें। डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये शायद सिलेबस में था नहीं, तो हमने भी पढ़ाया नहीं इसको, तो वो वहाँ पे दिया है, कोई वो नहीं है। उसका डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल e⁻x का क्या होता है। ठीक, तो आप कोशिश करेंगे तो लग भी जाएगा, लेकिन वो बोर्ड में पूछेगा नहीं उस तरह का सवाल। अब सवाल ये है, तीसरा क्या है, जो भी है इसमें कह रहा है कि 18 वाट पर सेमी स्क्वायर
वाट पर सेमी स्क्वायर का मतलब इंटेंसिटी दिया हुआ, वाट पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तीव्रता का, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता का। लिखा है 18 वाट पर सेमी स्क्वायर के ऊर्जा फ्लक्स का, के ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश किसी अपवर्तक सतह पर, प्रकाश किसी अपवर्तक सतह पर अभिलंबवत, सतह पर अभिलंबवत आपतित होता है, आपतित, अभिलंबवत आपतित होता है। मतलब सतह उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये उसकी डिफिनेशन भी है। यदि सतह का क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर, यदि सतह का क्षेत्रफल जो है 20 सेमी स्क्वायर हो तो 30 मिनट की समयावधि में, तो 30 मिनट की समयावधि में सतह पर लगने वाले औसत बल का परिकलन कीजिए। समयावधि में सतह पर लगने वाले औसत बल की गणना कीजिए। औसत बल मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल है ना, P/T, औसत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो सतह पे ये इंटेंसिटी है, तो जानते हैं कि I जो हमारा होता है वो टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर टाइम पे जो होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, जैसे हम इसको U से अगर दिखाते हैं तो ये U है, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, I गुणे A गुणे T। तो सतह पर पड़ने वाली कुल ऊर्जा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सतह पर पड़ने वाली कुल ऊर्जा U हो जाएगी। तो I की वैल्यू कितना, 18 वाट पर सेमी स्क्वायर गुणे एरिया कितना है 20 सेमी स्क्वायर, टाइम कितना है 30 मिनट, उसको बनाना है सेकंड में। ठीक है, वाट सेकंड को हम क्या कहेंगे, जूल कह देंगे। तो ये आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे 18 दूना ये हो जाएगा 36, 1800 और 20 का इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, इसमें दिया हुआ 6.48। हालांकि ये लगा लगाया सवाल है, बस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना। 6.48 गुणे 10 टू पावर 5 जूल। ठीक, ये टोटल एनर्जी है। अब कह रहा है कि औसत बल, औसत बल के लिए क्या है, जो औसत बल जो होता है, औसत बल, बल बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या इसी को P/T कहते हैं। यहाँ पे क्या है, संवेग है और ये समय, कहीं कहीं P पावर भी दिखा सकता है, शक्ति, जैसे U/T को पावर कहते हैं, इसीलिए तो उसका ये मात्रक वाट पर सेमी स्क्वायर भी इसको कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, वाट पर सेमी स्क्वायर। तो ये होता है, तो जाहिर सी बात है पहले मोमेंटम निकालेंगे। लेकिन और यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि अपवर्तक सतह पे, मतलब क्या है कि सतह अपवर्तक है, कहने का मतलब है कि परावर्तन 0 है। यहाँ पे परावर्तन क्या है, 0 है ना, सारा वो क्या है, अपवर्तित हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, परावर्तक नहीं हो रहा है ना, मतलब संपूर्ण अवशोषण हो जा रहा है एक तरह से। तो संपूर्ण अवशोषण के लिए हमको चाहिए क्या, कुल संवेग पहले चाहिए। सतह पर जो है आपतित कुल संवेग, सतह को मिलने वाला कुल संवेग, सतह पे प्रदत्त, सतह को
सतह को प्रदत्त कुल संवेग या सतह को दिया गया कुल संवेग, सतह पर पड़ने वाला कुल संवेग, यानी कि सतह को प्रदत्त कुल संवेग P मान लेते हैं उसको। तो संवेग बराबर क्या होता है, अभी आप जानते हैं U/c। कोष्ठ में आप ये भी कह सकते हैं कि 1 + ρ भी होता है, मतलब अलग से लग गया है। हालांकि दाब में एक सूत्र होता है, दाब जो है P बराबर जो होता है I/c 1 + ρ होता है ना। दाब अगर रहेगा तो I/c रहेगा, लेकिन अगर संवेग रहेगा तो U/c 1 + ρ। तो पूर्ण अवशोषक सतह के लिए जो है, पूर्ण अवशोषक सतह के लिए ρ क्या होता है, 0 होता है। और पूर्ण परावर्तक के लिए, परावर्तक सतह के लिए ρ का मान क्या होता है, 1। ठीक है। और ρ को हम लोग कहते हैं परावर्तन गुणांक। ρ को क्या हम कहते हैं, परावर्तन गुणांक। ठीक है। तो देखिए ये अवशोषक सतह है, इसलिए ρ 0 हो जाएगा, तो कुल संवेग U/c हो जाएगा। कुल संवेग क्या हो जाएगा अब, U/c। तो U की वैल्यू कितनी है, ये है 6.48 × 10⁵ और ये C की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो ये भी इसमें कैलकुलेट करके दिया है। संवेग km/s आता है ना, अरे kg/m/s 2.16। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2.16 × 10⁻³ दिया हुआ है -3 kg/m/s। ये संवेग का मात्रक होता है। औसत बल के लिए हम जानते हैं संवेग बटे टाइम, तो आप ये औसत बल यहाँ निकाल देते हैं। तो औसत बल यह बराबर होता है, संवेग कितना है 2.16 × 10⁻³ और टाइम कितना है 30 मिनट है। तो टाइम को 30 मिनट की बात है ना, तो उसको हम बना लेंगे किसमें, टाइम को 30 मिनट की बात है तो 30 मिनट को सेकंड में बना लीजिए। तो 30 कितना हो जाएगा समय, 6 × 1800 सेकेंड। 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1800 हो जाएगा, है ना। टाइम कितना 1800 सेकेंड, मतलब 30 मिनट है और उसको हम सेकेंड में बदल दिए तो 1800। 2.16 × 10⁻³ 1800 है ना, तो इसे आप 1800 लिख सकते हैं। अब इसे हल करेंगे तो हमारा जो सवाल है 1.2 × 10⁻⁻6 न्यूटन आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा निकल करके ये दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ये फिर इसमें कह रहा है कि यदि सतह पूर्ण परावर्तक होती तो इसका मान 1 होता, तो ये डबल हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता, डबल, मतलब जितनी आई उतनी चली गई। तो संवेग, कुल संवेग में परिवर्तन कितना हो जाता, 2u हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो यही चीज डबल हो जाता। अगर पूर्ण परावर्तक होती तो उसके लिए यहाँ 1 रख देते, यहाँ 2 से गुणा हो जाता। ठीक है। इसे हम लोग और भी समझेंगे जब हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या नाम है वो चैप्टर, क्या नाम है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते एक आखिरी सवाल है और इसके बाद फिर हम उसको वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट
टॉपिक है और मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर है इसका, यहीं से ये किताब पूरी समाप्त। ठीक है। चलिए, YouTube जितने भी हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो भी इस वीडियो को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाने में या कुछ चीज़ बताने में जो भी गलती या जो भी चीज़ें छूट जाती हैं, भूल जाती हैं या कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका जो है सजेशन जो है स्वीकार है। यानी कहने का मतलब, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि तो आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि आप में ऐसे ना ऐसे पढ़ाइए, इस तरह से ना इस तरह से पढ़ाइए। हालांकि मैं जानता हूँ कि YouTube पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख भी रहे होंगे, इंग्लिश बोर्ड की, ICSE बोर्ड की, CBSE बोर्ड की, हालांकि यूपी बोर्ड की तो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग वीडियो बना के डाले हुए हैं। और मैं कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड लेवल में का है, जो बोर्ड में आता है, विथ न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, सारी डिफिनीशन बोर्ड पे लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो आपका सुझाव जो है मान्य है, आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि आप में ये कमी है, तो इसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, है कि नहीं। ये सवाल है कि 3 मीटर की दूरी पे स्थित, चौथा है 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 100 वाट बल्ब से आ रहे, किसी 100 वाट बल्ब से आ रहे विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए। विकिरण द्वारा आ रहे, विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए। उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए। आप यह जानते हैं कि बल्ब की दक्षता 2.5% है। बल्ब की दक्षता 2.5% है, यानी पूरे की 100 वाट का इतना परसेंट ही वो विकिरण में बदलता है। और यह एक बिंदु स्रोत है, तो बिंदु स्रोत से प्रकाश चारों दिशाओं में निकलता है, तो पूरी एनर्जी में उसके एरिया से भाग देंगे तो उसकी इंटेंसिटी मिलेगी। तो बल्ब की दक्षता इतना, और यह एक बिंदु स्रोत है, और यह एक क्या है, बिंदु स्रोत है। ठीक, और यह एक क्या है, बिंदु स्रोत है। तो 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 100 वाट बल्ब से आ रहे विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि बल्ब की दक्षता 2.5% है, मतलब इतना ही परसेंट जो है विकिरण में चेंज हो रहा है। ठीक, तो चूंकि स्रोत जो है बिंदु टाइप का है, तो इससे चारों दिशाओं में क्या है, प्रकाश फैल रहा है ना, इससे ऊर्जा चारों दिशाओं में जा रही है। अगर हमको इंटेंसिटी निकालना है, मान लीजिए इसकी शक्ति हमें पता है 100 वाट, तो शक्ति में इसके एरिया से भाग देंगे तो क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी, शक्ति बटे क्षेत्रफल। तो अगर मान लीजिए कि
3 मीटर दूरी पर घेरने वाले गोलाकार सतह का क्षेत्रफल कहां तक भेजना है। आ रहे विकिरण और उत्पन्न, मतलब है कि बल्ब कितना दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे। तो यहां से 3 मीटर की दूरी पर हमको निकालना है क्या, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यहाँ पे आर क्या है, 3 मीटर। तो 3 मीटर, अब बिंदु ये स्रोत है, तो इससे चारों ओर अगर घेरा जाए तो ये क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा सतह चारों ओर, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब प्रकाश, इस दूरी पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, इस दूरी पर प्रकाश की तीव्रता आई, आई बराबर क्या होती है, शक्ति बटे एरिया, क्षेत्रफल। तो पावर 100 वाट के बल्ब से कितने विकिरण में बदल रहे हैं, वो विकिरण के फॉर्म में वो दक्षता 2.5% है। तो टोटल का हम लोग क्या करेंगे, 2.5% लेंगे। जैसे ये 100 वाट है गुणे 2.5%, एरिया कितनी है 3 मीटर, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी 100 गुणे 2.5 100 बटे 4 गुणे 3.1 गुणे 9 वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी बात होगी। तो इसको अगर हल किया गया तो इसे आप हल करेंगे तो ये आएगा, नीचे वाली चीज को आप देखेंगे तो आंसर में ये दिया है 022 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जो उसकी तीव्रता होती है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर बटी होती है, चाहे ऊर्जा हो चाहे तीव्रता हो, दोनों बराबर बराबर क्या होती है, बटी होती है, आधी आधी बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि टोटल जो इंटेंसिटी होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी होती है। तो इसका आधा जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में, तो आधा करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर गुणे सी। आप इस पे भी हल कर सकते हैं, सवाल सही आएगा। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ यहाँ कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर लीजिए और ई नॉट स्क्वायर बटे 2 कर लीजिए इंटू सी, जिसको हमने बताया था। तो इसे आप लिख सकते हैं ई एम आर स्क्वायर सी I/2। ठीक, EMR, जबकि EMR बराबर क्या होता है, EMRS, EMRS मतलब रूट मीन स्क्वायर, ये √2 होता है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का, और वो ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तीव्रता में आधा योगदान विद्युत क्षेत्र का होता है और आधा योगदान चुंबकीय क्षेत्र का होता है ना। तो इस तीव्रता में आधा योगदान विद्युत क्षेत्र का तथा आधा योगदान चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो I/2 निकाल लेंगे, तो आधा बराबर हो जाएगा दोनों, तो I/2। तो I/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे I/2 बराबर हो जाएगा I/2 ई नॉट ई RMS स्क्वायर, RMS होता है ERMS स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये होता है, अभी हमने निकाला है। तो हाफ हाफ तो दोनों ओर से कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इस चीज को मिटा दें,
यहाँ पे R जो है 3 मीटर है। तो यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू क्या है, आप I की वैल्यू रख दीजिए हाफ, और I की वैल्यू क्या है 0.022 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और बराबर होगा हाफ E0 ERMS स्क्वायर इंटू सी। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और चाहिए हमें ERMS, तो उससे हम, हालांकि आप इस फार्मूले से डायरेक्ट E0 निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि हमें E0 की ही ज़रूरत होती है, वही उसके शिखर मान को ही पूछा है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए, है ना। तो एक्सेल में जब उसकी बात करते हैं तो हमें शिखर वैल्यू की गणना पूछता है, क्योंकि बाकी तो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो आप तो किस क्षण पे टाइम पे पूछता है तो अलग बात है, तो ERMS से हम वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ERMS अगर लेना चाहेंगे, स्क्वायर है, तो इन दोनों से उधर भाग करना पड़ेगा, 0.22 और ये एप्सिलॉन नॉट गुणे सी, तो आप ये 0.022 और एप्सिलॉन 8.85 गुणे 10⁻12 3 गुणे 10 के घाते 8। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो ये वोल्ट पर मीटर में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर में होती है, और उसकी जो होती है वो टेस्ला होती है, और भी यूनिट होती है। तो आया 2.9 वोल्ट पर मीटर, 2.9 वोल्ट पर मीटर। तो ये 2.9 है वो वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, 2.9 वोल्ट पर मीटर। बाकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखें तो हमें E0 चाहिए, तो E0 होता है √2 ERMS, तो इसकी वैल्यू 1.414 गुणे इसकी वैल्यू है 2.9। तो आप गुणा करके देख लगते हैं, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम तो 4.07 वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, प्रकाशिक प्रभाव जो होता है वैद्युत वेक्टर के कारण होता है, क्योंकि उसका मान ज्यादा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में जो प्रकाशिक प्रभाव होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब है कि इसीलिए जो हमको पढ़ने में प्रकाश जो उपयोग करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन ही होते हैं, बाकी ये बहुत कम होते हैं। अभी हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे तो वो आएगा। तो हम उसको अगर निकालना चाहें BRMS, तो ERMS इंटू सी, वो सूत्र देखिए सबके लिए सही है, याद रखना, E0 B0 C E/BC ERMS BRMS इंटू सी, ये तीनों पे लागू होगा, ठीक है। तो ऊर्जा तो दोनों में बराबर होती है, एक चीज याद रखना है इसमें, ऊर्जा तो दोनों में बराबर होती है लेकिन तीव्रता अलग अलग होती है। किस प्रकार की तीव्रता ज्यादा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसीलिए जो वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो प्रकाशिक प्रभाव होते हैं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के होते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश वेक्टर कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे।
जबकि एनर्जी दोनों में बराबर बराबर बटी होती है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ERMS की वैल्यू आया है क्या कहते हैं 2.9, और ये हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये टेस्ला में कर सकते हैं इसको। तो इसका जो आंसर आएगा अभी 9.6 गुणे 10⁻⁹ 9.6 गुणे 10⁻⁹ टेस्ला। ठीक है, तो ये अभी BRMS, क्योंकि इसका जो वो होता है, क्या नाम है, ये ज्यावक्रीय होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपन होते हैं वो ज्यावक्रीय होता है, तो उसके जो मैक्सिमम मान की गणना की जाती है। जो भी ज्यावक्रीय होते हैं मान, तो ERMS का मान और BRMS का मान इसमें नहीं निकाला जाता है। इसके लिए ज्यावक्रीय होते हैं तो इसका शिखर मान निकाला जाता है कि एक्चुअल इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ना। ERMS और IRMS और VRMS जो उसमें निकाला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा में हम करंट और विभवांतर को की जो ERMS VRMS वैल्यू की गणना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उपकरण होते हैं यही वैल्यू को नापते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हमने साधारण करंट DC और उसमें भेजा था तो जितना हम वो नापा, उसी मात्रा की जो हमने करंट नापा, जो AC करंट थी, वो वैल्यू उतनी आई, उसकी RMS वैल्यू और वो दोनों सेम थी। DC करंट की जो वैल्यू है उसके बराबर AC की RMS वैल्यू आती है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यावक्रीय है। अभी आपने समीकरण देखा VZ dy, ये तो E बराबर E0 साइन, V बराबर V0 साइन, तो ज्यावक्रीय है, तो इसमें अक्सर ERMS की नहीं बल्कि इसके शिखर मान की कैलकुलेशन की जाती है, E0 B0 की। तो जाहिर सी बात ये आया BRMS, तो हमें V0 चाहिए, तो V0/√2 BRMS चाहिए, है ना। तो ये होता 1.414 और इसकी वैल्यू है 9.6 गुणे 10⁻⁹ टेस्ला। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी कम आती है, वो आएगी 1.4 गुणे 10⁻⁸, 1.4 गुणे 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की वैल्यू बहुत कम है, 1.4 गुणे 10⁻⁸, जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 4.07, जबकि दोनों में ऊर्जा बराबर बराबर बटी होती है, तो ये इसके मुकाबले ये बहुत नगण्य है, नहीं के बराबर, है ना। तो इसी का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जानते हैं कि E0/B0 = C होता है, तो इस तीव्रता का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसमें इससे भाग देंगे तो इसकी चाल के बराबर होती है, इसीलिए वो उसके वेक्टर को ही प्रकाशिक वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यही कंपन जो है क्या कहते हैं, जो प्रभाव होता है, क्या कहते हैं उसको, प्रकाशिक प्रभाव जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। प्रकाशिक प्रभाव जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है ना। इसको हम लोग प्रकाश वेक्टर, जब हम ध्रुवण पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी चर्चा होगी अभी फिलहाल। ठीक है, तो इस तरह से इस चौथा सवाल था, ये ख़त्म हो गया। अब चलते हैं कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। हमने कुछ इसमें कुछ कलेक्शन किया हुआ है, तो उसे हम हेडिंग डालते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। हालांकि आप NCERT के बुक से एक डायग्राम है, उस पर आप करेक्ट उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये थोड़ा आपको फार्मूला भी वहाँ बताया, कैसे उसको हम ERMS में कन्वर्ट किए, वो आधा आधा बढ़ती है, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, PRMS BRMS इक्वल टू सी, E0 B0 इक्वल टू सी, क्योंकि जब हमें E पता होता है उसे B में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करना है, C से उसमें भाग दे दीजिए। जब हमें B पता होता है, E निकालना है तो B C का गुणा कर दीजिए। इस तरह से निकलता है। हेडिंग है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सी तरंग शामिल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक क्रम से रखा गया है कि पहले सबसे लो फ्रीक्वेंसी, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर सबसे ज़्यादा, है ना। तो उसका एक सीरियल होता है, क्रम से रखे गए हैं। उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव पाई जाती है, तरंगे पाई जाती हैं, तो उनको हम जो है लिखेंगे, है ना। तो क्या इसमें लिखेंगे कि तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के क्रम में, है ना, तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य के क्रम में वर्गीकरण, क्या वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता। वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता। तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के क्रम में वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो तरंगों को उसकी आवृत्ति या उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनको बंटवारा किया गया है ना, एक वर्गीकरण कर दिया गया, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जो इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं और उसके निकटवर्ती जो दूसरे प्रकार की तरंग होती है, उनके बीच कोई कहने का मतलब स्पष्ट विभाजन की रेखा नहीं होती है कि नहीं ये उनको अलग करती है, क्योंकि कुछ न कुछ एक में मिक्स होती है। कहने का मतलब है कि वो उनका जहाँ तक क्षेत्र होता है, जैसे सपोज करिए एक का क्षेत्र यहाँ तक है तो दूसरे का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है ना, तीसरे का भी इसके बीच से शुरू होता है। तो स्पष्ट विभाजन अगर रेखा होती तो ये यहाँ होती ना, ये यहाँ होती, तो एक में मिक्सिंग होती है, तो कोई स्पष्ट विभाजन रेखा इनमें नहीं खींचा जाता। तो इसमें यही लिखेंगे कि एक प्रकार की तरंग और दूसरे निकट प्रकार की एक प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई स्पष्ट जो है विभाजन रेखा नहीं होती, स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम बिल्कुल अलग है और दूसरी वाली बिल्कुल अलग है, बीच में एक लाइन खींच दो ऊपर वो नीचे, नहीं, उसमें कुछ मिक्सअप रहता है। ठीक है, इनका जो वर्गीकरण होता है वो मोटे तौर पे इस बात पर आधारित होता है कि ये किस प्रकार उत्पन्न होती हैं अथवा इनको कैसे संसूचित किया जाता है, पहचाना कैसे, किस प्रकार उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार इनको संसूचित डिटेक्ट किया जाता है ना। तो इनका वर्गीकरण मोटे तौर पे लिखेंगे कि इनका वर्गीकरण मोटे तौर पे इस बात पर इनका वर्गीकरण मोटे तौर पे इस बात पर आधारित होता है, मोटे तौर पर इस बात पर
आधारित होता है कि इनको किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है, इनको किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है तथा संसूचित किया जाता है, संसूचित किया जाता है ना। ये किस प्रकार उत्पन्न होती है तथा किस प्रकार संसूचित किया जाता है तथा किस प्रकार संसूचित किया जाता, डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है ना। तो इनका वर्गीकरण करेंगे तो कुल हमको मिला करके कुल 7 ठो होती हैं गामा रेस तक। पहले है रेडियो रेस तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरत या उष्मी तरंगे, फिर परावैगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, है कि नहीं। इसके बाद है एक्स रेस, गामा रेस, दृश्य, परावैगनी, सब है इसी में। तो हम एक एक करके इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम लिखेंगे वो क्या है, रेडियो तरंगे। पहले वाली क्या है, रेडियो तरंगे। तो पहली है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे का मतलब है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये दूर तक ट्रेवल नहीं करती हैं। ये जो है कम रेंज तक जा सकती हैं, कम दूरी तक ट्रेवल करती हैं, दूर तक नहीं जा सकती क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी यानी इनके पास ऊर्जा कम होती है। तो इसलिए रेडियो तरंगे वो होती हैं। और इसकी खोज जो है मार्कोनी ने किया था 1895 में, ठीक है। इसकी खोज 1895 में की थी। इसकी आवृत्ति परिसर जो है हर्ट्ज में होगी, 3 × 10⁻³ से लेकर 3 × 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। तो हमने इसमें तो केवल हम फ्रीक्वेंसी बताएंगे ना। और हमने कह दिया कि आप वो जो डायग्राम है किताब में हमने अभी दिखाया था कि ये आप लोग जो है कहाँ गया, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये है इस तरह का ये, ठीक। तो इस तरह से आप इसमें जो है आराम से पा जाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे वर्गीकरण में जो है सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या है कि कुछ इसका जो है क्या किया हुआ है, हमने इसको एक जगह नोट किया हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है दिमाग पे होती नहीं क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो इसे बताना है तो हम इसे जो है लिखवा देते हैं, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं, इसको लिखवा देते हैं। आप लोग जो है अच्छा लगे तो इसको पढ़िएगा, हालांकि हमारी ये सिलेबस में है। तो रेडियो तरंगे, इसकी खोज मार्कोनी ने, मतलब हमने एक नोट बनाया हुआ है और उस पर हमने लिखा है। तो हमें इसमें अब उस तरह से लिखवाने में क्या है, कुछ पॉइंट छूट भी सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको देख के ही लिखवा दिया जाए क्योंकि इसमें थ्योरी है। आपको अगर यहाँ आसानी होगी तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो किताब में तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी खोज मार्कोनी ने सन जो है किसने में 1895 में की थी। इसकी आवृत्ति परिसर जो है एग्जैक्ट नहीं है, होती है कितना है, तीन गुणे 10⁻³ हर्ट्ज से 3 × 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। इसमें मैच करिएगा। और ये चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती है।
ये चालक तार हाला उत्पन्न करने होने का कई कारण दिया होगा और हमारी किताबों में हमने छोटा छोटा कुछ कारण लिखा है। तो ये चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति, मतलब जब चार्ज ऑसिलेट होते हैं त्वरित गति से उत्पन्न होती है। ठीक है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली में किया जाता है। रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली में किया जाता है। ठीक है। दूरदर्शन की संचार प्रणाली में किया जाता है। रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली में किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दें। अब चलते हैं हम लोग सूक्ष्म तरंगों के बारे में। किस तरंग के बारे में? सूक्ष्म तरंग के बारे में। चलिए, तो सूक्ष्म तरंग के बारे में क्या है? सूक्ष्म तरंगे, इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। इसकी खोज हर्ट्ज ने 1888 में की थी। 1888 में की थी। इसी तरंग की खोज किया था उन्होंने, माइक्रोवेव की सूक्ष्म तरंग के 1888 में। जो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की सारी विशेषताओं को फॉलो करते थे। इसका आवृत्ति परिसर जो है, इसका आवृत्ति परिसर कितना है? 3×10⁸ से 3×10⁻11 हर्ट्ज तक होता है। ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं, ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं, ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं जिन्हें मैग्नेट्रॉन अथवा गन डायोड कहते हैं, जिन्हें मैग्नेट्रॉन तथा गन डायोड कहते हैं। एक युक्ति है द्वारा उत्पन्न की जाती है, इनका उपयोग रडार में उपग्रहों तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार में, रडार में उपग्रहों तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार में तथा माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। इंडक्शन चूल्हा जो है तथा माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। ठीक है। तीसरा कौन सा है? औरक तथा ऊष्मीय तरंगे। तीसरा औरक ऊष्मीय तरंगे।
आवरक तथा ऊष्मीय तरंगे। आवरक तथा ऊष्मीय तरंगे, इसकी खोज हर्शेल ने 1800 में किया था। इसकी खोज हर्शेल ने 1800 में सन 1800 में किया था। इसका आवृत्ति परिसर 3×10⁻11 हर्ट्ज से 4×10⁻14 मतलब 10⁴ से 10⁻11 रखिएगा। ये 3-4 मायने नहीं है, हर्ट्ज तक होता है। कुछ गलती होगा तो उस किताब से मैच कर लीजिएगा, लेकिन कोई स्पष्ट रेखा नहीं होता, एक आध पावर कम ज़्यादा हो सकता है ना। ये गर्म पिंडों अणुओं से उत्पन्न होती है। ये गर्म पिंडों तथा पिंडों व अणुओं से उत्पन्न होती है। गर्म पिंड या अणुओं से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग हरितगृह प्रभाव में, वो जो हमारी लाइट की वजह से जो हमें गर्मी प्राप्त होती है, वो आवरक किरणें होती हैं जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। इसका उपयोग हरितगृह प्रभाव में, हरितगृह प्रभाव में, हरितगृह प्रभाव में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी, वीडियो रिकॉर्डर, हाई-फाई प्रणालियों में रिमोट नियंत्रकों में किया जाता है। ये क्या है, टीवी, वीडियो रिकॉर्डर, ठीक। वाईफाई कहते हैं ना उसको, वाईफाई प्रणाली, वाईफाई प्रणालियों के, है ना, वाईफाई प्रणालियों के रिमोट नियंत्रकों में किया जाता है। रिमोट नियंत्रकों में किया जाता है। और भी मतलब सारा उपयोग है, बहुत से उपयोग होंगे, इतना कुछ उपयोग है इसमें, है ना। किताब में भी इसको मैच करा लीजिएगा, दिया हुआ सूक्ष्म तरंगे, इससे ओवेन भट्टी है। अब आता है चौथा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दृश्य तरंगे। चलिए,
चौथे है दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे, दृश्य प्रकाश, जिससे हमें कोई चीज दिखाई देती है, मतलब ये प्रकाश हम देख लेते हैं। तो इन तरंगों की खोज न्यूटन ने 1666 में की थी। इन तरंगों की खोज न्यूटन ने, देखिए न्यूटन ने 1666 में की थी। इनका आवृत्ति परास इनका आवृत्ति परास 4×10⁻14 से हर्ट्ज से कितना होता है, ज्यादा नहीं, 7×10⁻14 या 15, ये दोनों पावर हो सकती है। आगे 7 है, 7×10⁻14 या 15 हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज होती है। ये आयनित गैस तथा ताप दीप्त वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ये आयनित गैस तथा ताप दीप्त वस्तुओं से उत्पन्न होती है। इनका उपयोग मानवीय नेत्र, इनका उपयोग माने आंखों में होता है ना, मानवीय नेत्र उपयोग, मानवीय नेत्र, फोटो सेल, फोटोग्राफिक फिल्म में होता है। फोटो सेल फोटोग्राफिक फिल्म में होता है। पांचवा है परावैगनी तरंग। परावैगनी तरंग, अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी रेज है? परावैगनी, जो हमारे आंखों के लिए खतरनाक होती है। ये हमें आंखों को रोशनी देती है। कौन? दृश्य तरंगें। आयनिक गैस तापदीप्त वस्तुओं से उत्पन्न होती, मानवीय नेत्र में इसका उपयोग होता, फोटो सेल में, फोटोग्राफिक फिल्म में। और इसकी खोज न्यूटन ने 1666 में। परावैगनी तरंगे, इसकी खोज किसने किया था? रीटर ने कब किया था? 1801 में की थी। आवृत्ति परिसर इनका कितना है? इनका आवृत्ति परिसर जो होता है 7×10⁻14 या 15 हर्ट्ज से 7×10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। ये परमाणु के आंतरिक सेलों में कैसे उत्पन्न होती हैं? ये परमाणु के आंतरिक शेलों में इलेक्ट्रॉनों के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण से प्राप्त होती है। संक्रमण से प्राप्त होती है। यह शरीर में विटामिन डी बनाने में सहायक है। ये शरीर में विटामिन डी
बनाने में सहायक। इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म में, फोटोसेल में किया जाता है। वही उपयोग इसका भी फोटोग्राफिक फिल्म में, फोटोसेल में, सेल में भी इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेज का ही उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश का भी किया जाता है। और यही तरंगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो यही तरंगे ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये तरंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग चलते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, एक्स किरणें और गामा किरणें। एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। तो अब है छठवां जो है वो है एक्स रेज। इसको हम लोग कहते हैं एक्स किरणें। इसकी खोज नाम चर्चित है रोंजन ने या रोटेंजन ने। इसकी खोज रोंजन जैसे रोटेंजन या रोंजन ने 1895 में की थी। इसका आवृत्ति परास 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। और 16 पावर से लेके 19 पावर तक होती है। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के एक्सरेज अगर हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन को किसी टारगेट पर अगर भारी नाभिक पर अगर अटैक किया जाता तो उससे एक अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो उस किरणों का कोई नाम नहीं था, ऐसे ही निकली थी, तो इसको एक्स नाम दे दिया, एक्स्ट्रा रेज, है ना। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते जाओ, करो कुछ और का निकल गई कुछ और, तो इसलिए उसका एक्स्ट्रा नाम दे दिया गया एक्स रेज। उसका हालांकि उसका नाम पता नहीं था, इसलिए एक्स रेज रख दिया गया। एक्स मतलब दूसरा कोई अलग से। तो ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म में आयनीकरण से परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना जानने में किया जाता है।
इसका उपयोग वो फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है, आयनीकरण में किया जाता है, फिल्म में, आयनीकरण में, और परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन की संरचना जानने में किया जाता है, संरचना जानने में किया जाता है। 7वां अक्षरी गामा रेस, गामा के रे। बैकुलर और क्यूरी ने की थी। इसकी खोज जो है, इन किरणों की खोज आपको पता है कौन किया था? बैकुलर हेनरी व क्यूरी ने मिलकर खोजा था 1896 में की थी। इसका आवृत्ति परास जो है, इसका परास 3 × 10⁻19 यानी 10⁻19 से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक होती है। ये परमाणु के नाभिक के विघटन द्वारा उत्पन्न होती है। जब नाभिक का रूपांतरण होता है, नाभिक का यानी रेडियो एक्टिविता, जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं पदार्थ, उसमें गामा रेज निकलती है। ये परमाणुओं के रेडियो एक्टिविता पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ये परमाणुओं के नाभिक के विघटन द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसका उपयोग जो होता है कैंसर के इलाज में, मतलब इससे जो है खराब कोशिकाओं को मारा जाता है, नष्ट किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रतिदीप्त में स्फुरदीप्ति दीप्त में, आयनीकरण में, ज्यादातर कैंसर के इलाज में बहुत एक किया जाता है। ठीक है, तो ये थी विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, जिसमें 7 रेस शामिल होती हैं। उनका हमने केवल यहाँ पे आपको हमने केवल आवृत्ति परिसर दिखाया है। आप उसको जो है, क्या नाम है, आपने बताया ना कि आवृत्ति परिसर हमने दिखाया है। तरंग दैर्ध्य को आप नोट कर सकते हैं। तरंग दैर्ध्य हमने कहा किताब में आप आवृत्ति तरंग दैर्ध्य दोनों दिया है, आप वहीं से नोट कर लीजिए। उसका रेशियो दिया हुआ है कि कितनी तरंग दैर्ध्य होती है, कितनी किसकी, और कितनी आवृत्ति परिसर होता है। और बाकी इसमें से लेना हो तो किसने खोज किया, कब खोज किया, इसका उपयोग क्या होता है, और कहाँ से ये कैसे प्राप्त की जाती है। शायद एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक को अगर आराम से पढ़ेंगे तो उससे भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त, और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त, और ये पहली वाली बुक भी यहीं समाप्त। तो ये 8वां लेसन था, आज यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर से हम दूसरी किताब शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी, ऑप्टिक रेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या में रिलेशन देखेंगे। ठीक है ना, उसके फोकस, प्रथम द्वितीय फोकस जो भी है उसके बारे में
पढ़ेंगे उसके जो वो होता है चिन्ह परिपाटी है, कहाँ पे फार्मूला कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मेन तो शुरू होता है प्रवर्तन से, लेकिन इसके पहले भी थोड़ा कुछ सिलेबस में है तो वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। इसे लाइक शेयर करें, और जो लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट को ये अच्छा लग रहा है वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और लोगों को बताएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक, तो बस आज का वीडियो लेक्चर यहीं अब समाप्त होता है, ये चैप्टर ही यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे किताब के पहले चैप्टर के साथ जो है ऑप्टिक रेज के बारे में, किरण प्रकाशिकी के बारे में लेकर फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।